तो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा और कल्पना करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान कन्हैया आप सबको वो मनोरंजन प्रदान करे कि जो वे खुद करते थे। अगर दुनिया में बात करें कि जिसने हास्यात्मक अगर या कोई मनोरंजन तरीके से किसी ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए अगर किसी ने जिंदगी जी है, तो है भगवान श्री कृष्ण। भगवान राधिका और श्री कृष्ण का जो प्रेम, इसके साथ ही जैसे सूर जैसे कवियों ने अलंकृत किया है या कवि देव जैसे रीतिकालीन कवियों ने उनकी जो भावनाओं को या जो उनके रूप सौंदर्य को अलंकृत किया है, उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। और वो भगवान जिसने स्वयं गीता जैसे महाग्रंथ को जन्म दिया हो, महाग्रंथ को अपने श्रीवाणी से कहा हो, उससे बढ़कर कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। तो एक बार फिर आप सभी को भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए साथियों, आज हम शुभकामनाओं के बाद चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने पूर्व के एपिसोड में ये पढ़ रहे थे या ये देख रहे थे कि निर्वाचन आयोग किस प्रकार है। निर्वाचन आयोग की बात भारतीय संविधान के कौन से भाग में है, कौन से अनुच्छेदों में है, और भारत का निर्वाचन आयोग क्या क्या करता है, क्या क्या नहीं करता है, इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। जैसे कि आपको पता होगा, हमने पिछले एपिसोड में सामान्यतः ये पढ़ा था कि निर्वाचन आयोग है क्या, या निर्वाचन आयोग के बारे में क्या कहा जा सकता है, इनके बारे में हमने पढ़ा। आज हम बात करेंगे, और ये अपने आपको पता होगा, ये सिलेबस के तौर पर भी 11th की किताब में आ रखा है, एनसीईआरटी में आ रखा है। और ये हमारे लिए उन दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आरपीएससी ने भी बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछे हैं, यूपीएससी ने भी बहुत बार प्रश्न पूछे हैं। हम यूपीएससी की पिछले 2000 अभी जो प्री हुआ था 22 में, उनके भी एक प्रश्न इस पार्ट से उठा हुआ था, चुनाव आयोग के बारे में कैसे हुआ था, उससे पहले क्या क्या पूछा गया था चुनाव आयोग के बारे में, उनके संदर्भ में भी बात करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं वो हमारे भारत देश और भारत के अलावा एक या दो देशों का और उदाहरण लेंगे। अमूमन सबसे ज्यादा हमारा फोकस रहेगा एक देश इजराइल के ऊपर, कि भारत के अलावा इजराइल में कैसी चुनाव की प्रणाली है हमारे देश में, और क्या हमारे देश वाली अच्छी है या इजराइल वाली अच्छी है। अगर हमारे देश की अच्छी है तो भी क्यों, और इजराइल वाली अच्छी है तो भी क्यों, या कुछ ऐसा और क्या समाधान हो सकता है, या हम कुछ और अच्छा क्या कर सकते हैं कि जिससे कि हमारे चुनाव में कुछ सुधार आए, कुछ नए अवसर प्राप्त हो। हालांकि हमारे चुनाव आयोग ने बहुत सारे अच्छे काम किए भी है, जिसके कारण वो निष्पक्षता के लिए हमेशा जाना जाता है। जैसे कि चुनाव आयोग के संदर्भ में एक SY कुरैशी नाम करके 2012 के आसपास पे अपने मुख्य चुनाव आयोग के तौर पर कार्य कर रहे थे। बड़े यूं मतलब कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति थे। उन मामले में सबसे महत्वपूर्ण है निष्पक्षता के मामले में उनकी दुनिया पूरी दाद देती है, हम सब। और हालांकि अपने जितने भी चुनाव आयुक्त हुए हैं, किन्हीं के ऊपर ऐसा दाग का धब्बा नहीं लगा है उन्होंने किसी पार्टी के प्रति भेदभाव का कोई काम किया या ऐसा किया है। तो यही तो एक निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया है। आज हम बात करेंगे क्या प्राचीन काल में भी ऐसे चुनाव हो रहे थे। तो साथियों, बताया जाता है या अमूमन लिखा गया है किताबों में, या देखा भी जाता है कि प्राचीन यूरोप के राज्यों में पहले भी प्रत्यक्ष चुनाव होते थे। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि चुनाव कितने प्रकार के हो सकते हैं और कैसे हम उनके बारे में बात कर सकते हैं। अमूमन चुनावों को दो दृष्टि से देखा जाता है, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है प्रत्यक्ष। पहला था प्रत्यक्ष और दूसरा ले लो अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष चुनाव को परोक्ष चुनाव भी कहा जाता है, और इसी परोक्ष को प्रतिनिधियात्मक चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष या परोक्ष या प्रतिनिधियात्मक चुनाव कहा जाता है। अब सबसे पहले समझने की बात यह है कि प्रत्यक्ष चुनाव क्या है। तो प्रत्यक्ष चुनाव ऐसा चुनाव जहां जनता खुद मत दे, जनता स्वयं मत देती हो, ठीक है, नंबर एक। और दूसरा अप्रत्यक्ष में जनता के प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि चुनाव, प्रतिनिधि चुनाव दे। ये तो है प्रत्यक्ष चुनाव। और अप्रत्यक्ष या परोक्ष चुनाव, एक ऐसा की ऐसी बात और है प्रत्यक्ष लोकतंत्र।
और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आपको प्रश्न पूछ ले लोकतंत्र के कितने प्रकार हो सकते हैं, तो दो प्रकार हो सकते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को परोक्ष लोकतंत्र भी कहा जा सकता है, प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र भी कहा जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें नियम और कानून बनाने, नियम व कानून जनता खुद बनाती हो, जनता स्वयं बनाती है। और अप्रत्यक्ष में क्या होता है, इसमें नियम व कानून चुने हुए जनप्रतिनिधि बनाते। दो चीजें हमने पढ़ी, चुनाव के दो प्रकार पढ़े और दूसरा लोकतंत्र के दो प्रकार पढ़े। चुनाव का एक तो प्रत्यक्ष चुनाव और दूसरा परोक्ष चुनाव या अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधियात्मक, ये तीनों एक ही नाम है। तो प्रत्यक्ष में क्या होता है, जनता स्वयं देती है, वोट देती है, अपने कैंडिडेट को चुनती है। और अप्रत्यक्ष में क्या होता है, जनता नहीं चुनकर जनता के क्या चुनते हैं, प्रतिनिधि। और उसी प्रकार लोकतंत्र भी दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जिसमें जनता खुद क्या करती है, कानूनों का निर्माण करती है। अगर हम किसी अप्रत्यक्ष देश का लोकतंत्र का वर्तमान उदाहरण लें तो स्विट्जरलैंड है, इसका है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का अपना देश ले सकते हैं, भारत। कौन सा देश है, भारत है। उस मतलब इसी प्रणाली के और भी उदाहरण दे सकते हैं। अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें, आपको पूछ ले कि क्या भारत में भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण देखा जा सकता है, तो हमारे यहाँ ग्राम सभाओं में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण देखा जा सकता है। ग्राम सभा, क्योंकि ग्राम सभा में क्या होता है कि जो महीने में बैठकें होती है ग्राम सभा की, या वर्ष में बैठकें होती है, तो पहले ग्राम सभा मतलब सरपंच होता है या जो भी ग्राम के वार्ड वगैरह होते हैं, वो पहले बात करते हैं ग्राम पंचायत के कि हम ये कानून बनाने जा रहे हैं या ये कार्य कराएंगे। तो ग्राम सभा उन्हें सर्वसम्मति से निर्णय देती है कि हाँ ये करो। तो यहाँ एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण देखा जा सकता है। हालांकि संविधान में कोई संशोधन है, कोई विधेयक पास करना है, कोई कानून पास करना है, कोई राज्य की विधानसभा हो, कोई देश की लोकसभा हो, तो उसमें ऐसा मामला प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला हमारे देश में नहीं है। हमारा देश अमूमन कहा जाए तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण माना जा सकता है। इसीलिए भारत को प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र भी कहा जाता है, परोक्ष लोकतंत्र भी कहा जाता है और प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कहा जाता है। अब इसके साथ ही देखिए साथियों, बात यही समाप्त नहीं होती है। भारत में भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, लेकिन याद रखना अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में भी भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण देखा जा सकता है, वो ग्राम सभा है। आपको एक नंबर का छोटा पोर्शन पूछा जा सकता है कि भारत में भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण देखा जा सकता है, निम्न में से किसमें, ग्राम सभा में, लोकसभा चुनाव में, या राज्यसभा चुनाव में, या राज्य विधानसभाओं के चुनाव में, या ग्राम सभा में। तो आप सीधा कह सकते हो ग्राम सभा में देखा जा सकता है। नंबर 2, अब ये तो हो गया। अब भारत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपना रहा है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपना रहा है, तो क्या भारत में चुनाव प्रणाली कैसी होगी। अब हम उन चुनावों की बात करेंगे जो चुनाव की अलग अलग प्रणालियां हैं। जैसे कि एक तो है बहुलवादी चुनाव प्रणाली, जिसे हम अग्रता ही विजेता कहते हैं या फर्स्ट पास्ट ऑफ दी पोस्ट कहते हैं, मतलब जो सबसे आगे होगा वही विजेता घोषित किया जाएगा। और दूसरी है समानुपातिक मतदान प्रणाली, प्रतिनिधित्व मतदान प्रणाली। देखते हैं दोनों प्रणालियों के बारे में भी हम अभी बात करते हैं। एक तो देखिए, पहली है समानुपातिक प्रणाली, समानुपातिक मतदान प्रणाली। ठीक है, और एक दूसरी है अपनी, वो है अग्रता ही विजेता, अग्रता ही विजेता। इसे कह सकते हैं अपन दूसरा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ठीक है, मतलब बहुलवादी। हाँ, देखिए, एक तो है अपनी समानुपातिक मतदान प्रणाली और दूसरी है अग्रताई विजेता। भारत में ये दोनों अपनी हुई है, भारत में दोनों प्रणालियां
अपनाई गई है। भारत में इन दोनों प्रणालियों को अपनाया गया है। समानुपातिक मतदान प्रणाली को भी अपनाया गया है, अग्रता ही विजेता फर्स्ट फास्ट ऑफ द पोस्ट को भी अपनाया गया। अब ये समझते हैं कि मतदान समानुपातिक मतदान प्रणाली क्या होती है और फर्स्ट फास्ट ऑफ द प्रणाली पोस्ट की प्रणाली क्या होती है। देखिए साथियों, समझिए थोड़ा। अग्रता ही विजेता, अग्रता ही का विजेता का मतलब होता है जो सबसे आगे होगा वो जीतेगा। जैसे कि आपने कोई प्रतियोगिता देखी होगी या कोई रेस देखी होगी, आपको पता होगा, या आपने कभी आर्मी की रैली में भाग लिया होगा, अगर कोई भी व्यक्ति 1 सेकंड भी पीछे रह जाता है समय से तो वो पीछे रह गया। इसका मतलब वो उसने दौड़ा तो दौड़ने का उसे सुफल प्राप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो पीछे रह गया। उसी प्रकार मान लो कि एक कोई विधानसभा, अपने ही लोट विधानसभा का उदाहरण ले लें। यहाँ लोहावट है, जोधपुर जिले का एक विधानसभा क्षेत्र है, जोधपुर का है, ठीक है, विधानसभा क्षेत्र है। और क्षेत्र आपने देखा होगा, ये विधानसभा तो एक क्षेत्र है, लेकिन अब की बार यहाँ से 3 कैंडिडेट लड़ रहे थे। एक तो था वो कांग्रेस का था, मैं यहाँ कांग्रेस के लिए सी लिख रहा हूँ, और वो कांग्रेस के थे, अपने नाम है, अभी हाल ही में विधायक भी है, कृष्णाराम विश्नोई, कृष्णाराम विश्नोई। और दूसरा ले लेते हैं, बी का मतलब आप समझ लो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के, और उसमें थे अपने गजेंद्र सिंह ख्यूसर, गजेंद्र सिंह ख्यूसर। और सी में तीसरे में ले लेते हैं एक, और अपने निर्दलीय यहीं से कोई, मतलब मुझे याद आ रहा है कोई, मैं यहाँ निर्दलीय लिख देता हूं, और निर्दलीय में थे केवल राम प्रजापत नाम करके, और भी हो सकते हैं, हम यहाँ तीनों का उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है। अब इन तीनों में से फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट या अग्रता ही विजेता, इनमें इनको कैसे समझा जा सकता है? मतलब ये कह रहा है कि इन तीनों में से जो सबसे आगे आएगा वही क्या होगा, चुनाव में विजय प्राप्त होगा। जैसे मान लो कि आपको पता होगा अब की बार 44,000, लगभग 42,000 प्लस वोटों से, 1000 प्लस वोटों से कृष्णाराम जीत गए थे। ये तो जीत का आंकड़ा ज्यादा है। उसी प्रकार अगर मान लो हम एक छोटे गांव का उदाहरण लें, अपेक्षा कर रहा हूं, मैं आशा कर रहा हूं कि आप समझ गए होंगे कि इन तीनों में से जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, मान लो इस क्षेत्र की जनसंख्या, मैं कल्पना करके बता रहा हूँ, वास्तविक नहीं बता रहा हूँ, कि लोहावट विधानसभा की कुल जनसंख्या है, अगर मान लो आप मान लो 2 लाख, 2 लाख में से मान लो 84,000 कृष्णाराम को मिल गए, ठीक है। और बाकी वाले मान लो अपने 43, तो 4200 प्लस हुए थे वैसे भी, तो इनको मान लेते हैं अपन 42,000, ठीक है। और बाकी जो शेष रहे वो किनको मिल गए, निर्दलियों को। मतलब और भी हो सकते हैं, 3 के निर्दलीय और भी हो सकते हैं, या आरएलपी की पार्टी के भी तो हो सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ उदाहरण लिया है केवल इनका। तो एक तो 2 लाख तो कुल है क्या, जनसंख्या, मतलब मतदान देने वालों की संख्या, और दूसरा कृष्णाराम जी को मिल गए, कल्पना कर रहे हैं, वास्तविकता ये नहीं है, ठीक है। हालांकि कैंडिडेट उम्मीदवार वास्तविक यही है, विधानसभा क्षेत्र भी यही है, लेकिन यहाँ जनसंख्या है या वास्तविक मत है, 42,000 प्लस से जीते थे, वो भी वास्तविकता है, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है कि 84,000 इनको मिले और 42,000 इनको मिल गए। अब देखो, अग्रता ही विजेता में क्या होता है, और अमूमन जो आलोचना करने वाले हैं वो भी यही कहते हैं कि ये 84,000 इनका मतलब ये 42,000 प्लस है, तो ये तो क्या हो गए, जीत गए। लेकिन जिन 42,000 ने लोगों ने गजेंद्र सिंह ख्यूसर को जो मत दिए थे, उनके मत पूरे के पूरे खारिज चले गए, मतलब उनका कोई वैल्यू नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि सबसे आगे था वो जीत गया। अब आगे कितना हो सकता है, कितना निश्चित है, अगर मान लो कि एक मत से भी आगे है कोई व्यक्ति, जैसे कि आपको पता होगा कि वर्तमान में राज्यसभा के विधानसभा अध्यक्ष है सीपी जोशी। सीपी जोशी पिछली बार मात्र 1 वोट से हारे थे, और 1 वोट से, इसका मतलब पीछे तो रह गए 1 वोट से, तो वे अग्रता ही विजेता के जरिए जीत गए। दूसरा, अब देखो, दूसरा अगर आपको पूछ ले कि इसकी वास्तविक या शुद्ध परिभाषा, या मतलब आप स्पष्ट किस प्रकार करोगे, तो आपको लिखना है कि हमारे देश में या भारत में कि जितने भी उम्मीदवारों में से जो सबसे आगे या जिसको सर्वाधिक संख्या में मत मिलेंगे वो क्या होगा, विजेता घोषित कर दिया जाएगा। यही अग्रता ही विजेता या फर्स्ट पास्ट ऑफ द
पोस्ट प्रणाली है। नंबर एक तो ये, और नंबर अगर और दूसरा देखें, दूसरा क्या देखना है इसमें, दूसरा ये देखना है कि ये किस किस में लागू होती है। क्या पूरे भारत के संपूर्ण चुनाव में लागू होती है? ऐसा नहीं है। तो ये किस में लागू होती है? नंबर एक, पहला तो होता है लोकसभा में, लोकसभा के चुनाव में ये लागू होती है। नंबर दो, राज्य विधानसभाओं के चुनाव में, राज्य विधानसभाओं के चुनाव में, और तीसरा अगर बात करें तो वो है स्थानीय चुनाव में, जो त्रिस्तरीय चुनाव होते हैं स्थानीय चुनाव में। जैसे कि सरपंच, मान लो हम यहाँ का ही उदाहरण लें कि पिछली बार कनौडिया में 11 थे या 13 सरपंच उम्मीदवार थे, 13 में से जिनको सर्वाधिक मत मिले थे वो जीत गए थे। तो चाहे कितने भी हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, लेकिन उन 25 में से सबसे आधा या सबसे ज्यादा, भले ही उन्हें ज्यादा एक वोट ही मिले, तो वो भी क्या घोषित किया जाएगा? विजेता घोषित किया जाएगा। ये तो है अपनी अग्रताई विजेता प्रणाली। तो आपको पूछ ले कि भारत में अग्रताई विजेता प्रणाली किन किन के चुनाव में अपनाई गई है, तो लोकसभा के चुनाव में अपनाई गई है, राज्य विधानसभाओं के चुनाव में अपनाई गई है, और स्थानीय चुनाव में जैसे कि स्थानीय स्तर पर सरपंच वगैरह है, इनके चुनाव में भी अपनाई गई है। सरपंच, वार्ड पंच जो भी है, पंचायत समिति के सदस्य है, इन सब में जो सबसे आगे है वही क्या है? जीतेगा या अपना पद धारण करेगा। नंबर एक, पहली बात तो है अग्रता ही विजेता। अब रही बात दूसरी क्या बात है? दूसरी बात है कि समानुपातिक मतदान प्रणाली क्या है। समानुपातिक मतदान प्रणाली में क्या होता है कि इसमें वरीयता क्रम होता है, निश्चित कोटा होता है, वोट एक उम्मीदवार को नहीं दिया जाता, वोट एक पार्टी को दिया जाता है। ये वास्तविकता तो ये है, जैसे कि हम आगे अभी उदाहरण पढ़ेंगे, लेकिन हिंदुस्तान में वोट यहाँ भी किसी कैंडिडेट को ही दिया जा रहा है, उम्मीदवार को ही दिया जा रहा है, तीसरे स्तर की है। इसमें क्या होता है कि बहुमत +1 लाना पड़ता है हमें, मतलब बहुमत में होने के लिए 50+1 लाना पड़ता है। वो जैसे कि राष्ट्रपति चुनाव के बारे में आपने पढ़ा होगा कि समानुपातिक मतदान प्रणाली जिसमें एकल संक्रमणीय है, और वो भी वरीयता क्रम के अनुसार निश्चित कोटा प्राप्त करके ही इस प्रणाली को मतलब परिप्रेक्ष्य में लाया जा सकता है या कल्पना में लाया जा सकता है। देखिए, समानुपातिक मतदान प्रणाली के जरिए पहले तो देखते हैं हम अपने देश का कि भारत में किन किन के चुनाव समानुपातिक मतदान प्रणाली के। एक तो है राष्ट्रपति, दूसरा है अपना उपराष्ट्रपति, तीसरा है राज्यसभा लिख देते हैं, और चौथा है वो है अपने राज्यों की विधानसभा है, राज्यों की विधानसभा है। और ये भी याद रखना, नहीं, विधान परिषद है, राज्यों की विधान परिषद है। आपको एक और बात याद रखनी है परिषदों के चुनाव, आपको एक और बात याद रखनी है यहाँ पे कि जो राज्यों की विधानसभाओं के है, तो कितने राज्यों में विधानसभा है? 6। अगर है तो, अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो वो समानुपातिक मतदान प्रणाली के द्वारा होगा, अन्यथा नहीं है तो वहां ऐसे चुनाव की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा एक याद रखना अपने राज्यसभा। अब हम एक उदाहरण देंगे राज्यसभा का, राज्यसभा से किस प्रकार इनका उदाहरण हम ले सकते हैं कि इस जरिए से समानुपातिक मतदान प्रणाली उदाहरण के जरिए हम ठीक से समझ पाएंगे। तो एक तो आपको याद करना है कि भारत में समानुपातिक मतदान प्रणाली या चुनाव प्रणाली है जो, उनका उपयोग किन किन के चुनाव में किया जाता है। तो पहला राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषदों के चुनाव में, ये तो है। अब आगे हम देखेंगे, राज्यसभा का उदाहरण लेंगे कि किस प्रकार समानुपातिक मतदान प्रणाली में राज्यसभा के चुनाव होते हैं। हम यहाँ बात करते हैं राजस्थान की। किसकी बात करते हैं? राजस्थान। साथियों, आप सबको पता है कि राजस्थान में विधानसभा सीटें हैं 200 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 200। इसके साथ ही आपको पता होगा कि 2021 में चुनाव हुए थे, 21 नहीं 22 में ही हुए थे, माफ कीजिए, अभी 2-3 महीने पहले ही 22 में चुनाव हुए थे, 4 सीटों पे हुए थे। कितनी सीटों पे? राजस्थान से 4 सीटों पे हुए। तो क्या है समानुपातिक मतदान प्रणाली? अगर राजस्थान से हम 4 कैंडिडेट भेज रहे हैं, कितने कैंडिडेट? 4 उम्मीदवारों को हमें कहाँ भेजना है? राज्यसभा में, मतलब राजस्थान वालों को। तो यहाँ पर हमने पहले भी बात की है कि अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। अप्रत्यक्ष चुनाव कैसे होगा कि यहाँ पर जनता खुद चुनाव नहीं करेगी, लेकिन चुनाव कौन करेंगे? जनप्रतिनिधि।
200 सीटें लिखी, इसका मतलब क्या है कि विधायक कितने हैं, 200 विधायक। तो ये जो जनप्रतिनिधि है कि नहीं, ये जनप्रतिनिधि क्या करेंगे, अपने राजस्थान राज्य से कैंडिडेट भेजेंगे 4 उम्मीदवार। अब किस तरीके से किस उम्मीदवार को हम विजय घोषित करेंगे, तो देखिए समझिए, ये भी इसमें भी एकल संक्रमणीय है। देखिए एकल संक्रमणीय याद रखना, एकल संक्रमणीय, अभी मैं समझाऊंगा एकल संक्रमणीय क्या है। और इसके साथ ये भी याद रखना वरीयता क्रम, वरीयता क्रम, निश्चित कोटा कैसे प्राप्त होता है, निश्चित कोटा, ठीक है, ये चीजें हैं। और ये तो है अपने इनके साथ ही। अब देखिए इनका क्या सूत्र है, कोई अगर किसी भी कैंडिडेट को विजेता घोषित करना है तो नंबर 1 पहला देखिए कि मान लो कि कुल मतदान करने वाले, कुल मतदाता बटा कुल उम्मीदवार +1, ठीक है, और इसमें करना है +1। यहाँ उम्मीदवार का मतलब होता है सीटें, जितनी सीटों पे चुनाव है वो सीटें। ऐसे नहीं एक सीट पे 2 या 3 या 4 5 उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं, लेकिन यहाँ सीटें कितनी है, कितनी सीटों के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। मान लो अब की बार 4 सीटों के लिए लड़ रहे थे, तो देखिए कुल मतदाता राजस्थान में कितने हैं, 200, तो ये 200 बटा क्या कह रहा है कि कुल सीटें हैं, 4 सीटों पे चुनाव थे, अगला क्या कह रहा +1, ठीक है, और +1 हो गया क्लियर। अब देखिए 200 बटा 5, 200 में 5 का भाग 20 कितनी बार गया, 4, 4 पंजा 20, तो ये कितने और 0 40, आगे क्या कह रहा +1 बराबर कितने में 41। कहने का मतलब है जब तक अगर किसी भी उम्मीदवार को हमें राज्यसभा में भेजना है, मतलब राजस्थान को राज्यसभा में, राजस्थान से इन 4 उम्मीदवारों को राज्यसभा में भेजना है, तो प्रत्येक उम्मीदवार को 41 मत प्राप्त होने होंगे, मत मिलने होंगे। कितने मत मिलने होंगे, 41 मत। ये है समानुपातिक मतदान प्रणाली। अगर मान लो कि किसी भी व्यक्ति को फर्स्ट वरीयता क्रम के अनुसार, प्रथम वरीयता क्रम, और दूसरा क्या है निश्चित कोटा। पहला ध्यान रखना कि यहाँ क्या किया जाता है, मान लो कि एक सीट पर 2 या 3 उम्मीदवार है, जब मान लो कांग्रेस के है, बीजेपी के, आरएलपी के, या अन्य निर्दलीय भी तो हो सकते हैं, या आम आदमी पार्टी जो सुप्रीमो केजरीवाल उनके भी तो हो सकते हैं। तो मान लो अब जैसे ए कैंडिडेट है, ए, एक है बी, एक है सी, एक है डी, ई, मान लो 5 कैंडिडेट है, और राज्यसभा से इन 5 में से किसी एक को भेजना है, इन 5 में से किन्हीं एक को भेजना है, एक सीट के लिए इतने लड़ रहे हैं। तो अब आपको उस समय क्या होगा, जैसे हमने कहा ना यहाँ वरीयता क्रम, तो फिर जो चुनाव देने वाले जो मत देंगे 200 विधायक, वे क्या करेंगे, इन सभी को मत देंगे। ऐसा नहीं है केवल एक को मत देंगे, लेकिन वरीयता क्रम के अनुसार देंगे। मान लो कि कल्पना कीजिए कि यहाँ मैं कल्पना कर रहा हूँ, मैं खुद विधायक हूँ, आप वहाँ अपने जिस समय पढ़ रहे हो तो आप खुद कल्पना कीजिए कि वहाँ हम विधायक हैं, मतलब आप खुद विधायक हो। और कल्पना करके मान लो मैं यहाँ मान लेता हूँ कि मेरी कल्पना है कि सबसे पहली कि बी क्या बनना चाहिए विधायक, मतलब राज्यसभा में पहली मेरी वरीयता यही है कि मैं बी को वरीयता दूंगा, सबसे पहले बी बने। बी के बाद मैं वरीयता दूंगा, अगर बी नहीं बना किसी कारणवश तो डी बने, अगर डी भी नहीं बनता है तो फिर ए बनना चाहिए, और ए भी नहीं बना तो फिर सी बनना चाहिए, और अगर सी भी नहीं बना तो फिर बाद में मैं ई को वरीयता दूंगा। मतलब पहली वरीयता मेरी है कि बी। अगर मान लो, अब समझिए यहाँ, अगर हमने इन सब का क्या किया, चयन किया, और इन सब का चयन करने के बाद मान लो कि हमारा जो वरीयता क्रम का बी पहला था, लेकिन बी को 41 मत नहीं मिले प्रथम वरीयता क्रम के अनुसार, तो फिर क्या होगा, दूसरी बार वरीयता क्रम निश्चित कोटा प्राप्त करने के लिए दूसरी बार मतगणना होगी, और दूसरी बार मतगणना में मान लो कि ई को सबसे कम मत मिले, किसको कम मिले, ई को, तो फिर ई के मतों को काट दिया जाएगा, और उनको ई को जो पहली वरीयता क्रम में सबसे कम ई को मिले, तो ई के तो मत काट दिए जाएंगे, ई को हटा दिया जाएगा, और ई के मत बाकी वाले उम्मीदवारों को दिया जाएगा। और फिर देखेंगे कि फिर सबसे ज्यादा क्या 41 प्राप्त हुए कि नहीं हुए। मान लो 41 प्राप्त हो गए, बी को ना होके डी को हो गए पहले ही, और बी को वही नहीं, तो फिर वो वरीयता क्रम के अनुसार भले ही पहले बी आगे हो, लेकिन फिर बी पीछे रह जाएगा, और कौन आगे निकल जाएगा, डी। जैसे कि अब की बार आपने देखा होगा राजस्थान के प्रभारी अजय माकन, उनके साथ भी यही हुआ, वो भी राज्यसभा चुनाव हार गए।
या 1969 का राष्ट्रपति आप चुनाव आपने देखा होगा, उसमें नीलम संजीव रेड्डी आगे होते हुए भी वरीयता क्रम की दूसरी बार गणना हुई और उसमें हार गए, और कौन जीत गए थे? वीवी गिरी, वरा वेंकट जो भी है वीवी गिरी जीत गए थे। तो ये आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये है समानुपातिक मतदान प्रणाली। अब हम पढ़ेंगे समानुपातिक मतदान प्रणाली और अग्रता ही विजेता मतदान प्रणाली में अंतर क्या है। तो देखते हैं साथियों, थोड़ा साथ में लेके चलते हैं। तो राष्ट्रपति का भी ये इसी प्रकार चुनाव मतलब समानुपातिक मतदान प्रणाली से होता है। आज एक मैं प्रश्न पढ़ रहा था, उसमें लिखा था निम्न में से अनुपातिक मतदान प्रणाली से चुनाव होते हैं, और उनमें 4 ऑप्शन था। मेरे ख्याल से यूपीएससी में पूछा था, पहले प्रश्न पूछा गया था, और उसमें 4 ऑप्शन ये दे रखे थे। एक तो ऑप्शन दे रखा था अपने राज्यसभा, दूसरा ऑप्शन दे रखा था राष्ट्रपति, और तीसरा ऑप्शन दे रखा था उपराष्ट्रपति, और चौथा दे रखा था विधान परिषद, राज्यों की विधान परिषद। और उसमें ऑप्शन सही किया था राष्ट्रपति को, कि राष्ट्रपति अनुपातिक मतदान प्रणाली से घोषित किया जाता है। हालांकि देखिए, अगर उसमें क्यों माना गया ये हम तय नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर मान लो ऑप्शन ये पूछ ले समानुपातिक मतदान प्रणाली किन किन में, तो फिर राज्यसभा करना है, राष्ट्रपति करना, उपराष्ट्रपति करना, और विधानसभा नहीं, माफ कीजिएगा, विधान परिषद करना है। और अगर मान लो ये 3 आए और लास्ट में सभी आए, तो फिर क्या करना है? सभी करना है। और ये 7 में आए और फिर 5वें में आ जाएंगे सभी, तो भी फिर सभी करना है। और उसी प्रकार एक और से प्रश्न यही है कि समानुपातिक मतदान प्रणाली है, एक आ गया राज्यसभा, दूसरा आ गया लोकसभा, तीसरा आ गया विधानसभा, और चौथा आ गया स्थानीय स्वशासन मतलब सरपंच वगैरह। तो फिर आपको सही कौन सा करना होगा? राज्यसभा करना होगा। अगर आपको प्रश्न में पूछ ले कि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कहीं देखा जाता है, तो वो कौन सा है? राज्य ग्राम सभाओं में है। कहाँ है? ग्राम सभा। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब हम आगे पढ़ेंगे, अंतर पढ़ेंगे समानुपातिक मतदान प्रणाली में और ये राज्यसभाओं में। पहले तो 2003 से पहले गुप्त मतदान होते थे, जैसे कि आज राष्ट्रपति के हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपने राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो मेरा खुद का पिछला एपिसोड देख लेना, उसमें राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार राष्ट्रपति चुनाव होता है। अब देखिए, अब अगली बात देखिए साथियों, वो है एक तो है समानुपातिक मतदान प्रणाली, समानुपातिक मतदान प्रणाली, और एक है अग्रता ही विजेता, अग्रता ही विजेता। देखिए, हम अभी इजराइल की बात करेंगे या इन सब। पहला, इसमें क्या होता है कि पार्टियों को वोट दिए जाते हैं, पार्टियों को वोट दिए जाते हैं। और इसमें क्या होता है? उम्मीदवारों को वोट दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें तो पार्टी को वोट दिया जाता है, और इसमें किसे वोट दिया जाता है? उम्मीदवारों को। इसमें मत प्रतिशत के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाता है, चयन किया जाता है। और इसमें क्या होता है? प्रत्यक्ष उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। ठीक है, इसमें बहुमत प्राप्त होना जरूरी है, होना जरूरी है। और बहुमत कितना? 50+1। ठीक है, इसमें 50+1 वाला बहुमत जरूरी नहीं, जरूरी नहीं।
उदाहरण देखें, उदाहरण के तौर पर, तो उदाहरण में ये तो है समानुपातिक मतदान प्रणाली इजराइल में, ठीक है, अर्जेंटीना में, ठीक है, और उसी प्रकार नीदरलैंड में, उसी प्रकार पुर्तगाल में, ये अर्जेंटीना और पुर्तगाल में भी इसकी अलग रूप है, दूसरा रूप है, और इजराइल और नीदरलैंड में भी अलग रूप है, अभी हम देखेंगे। और इसमें है अपना उदाहरण के तौर पर भारत, और इसमें क्या होता है, संपूर्ण देश को एक निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है, एक निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है, बांट दिया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है, 5वें नंबर पे, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इसमें पूरे देश को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में, अलग अलग विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है, विभाजित किया जाता है, किया जाता है, ठीक है साथियों। और अगर और भी देखा जा सकता है कि, और समानुपातिक में क्या होता है कि इसमें निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्यीय होता है, निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्यीय होता है। और इसमें क्या होता है छठे में कि अग्रताई विजेता में इसमें निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय होता है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो देखिएगा वापस कि इसमें तो क्या होता है कि एक निर्वाचन क्षेत्र होता है, और एक निर्वाचन क्षेत्र में बहुत सारे लोग निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं। और इसमें क्या होता है अपने देश में अग्रताई विजेता में, कि अग्रताई विजेता में है कि यहाँ निर्वाचन क्षेत्र अनेक होते हैं, बहुत निर्वाचन, अपने देश को पूरे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट रखा है। जैसे आपको पता होगा कि लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र को पूरे देश में लगभग 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अलग अलग बांट रखा है। राजस्थान अगर राज्य विधानसभा है तो राजस्थान विधानसभा को 200 सीटों में अलग अलग विधान क्षेत्र बांट रखे हैं, 200, तो उस प्रकार है। तो उन 200 में से 200 ही होंगे। आपको अगर थोड़ा थोड़ा बहुत याद है या थोड़ा बहुत आप गहराई में कभी गए तो आपको ध्यान रखना या पता होगा कि जिस समय हमारे देश में या हमारे राज्य के पहले चुनाव हो रहे थे 1952 में, इनके संदर्भ में भी मैंने पहले वीडियो अपलोड किया था, अगर आपने देखा हो तो 1952 में अपने राज्य में राजस्थान में चुनाव हुए, और उस समय निर्वाचन क्षेत्र तो थे अपने जैसे विधानसभा क्षेत्र तो 139, और सदस्य चुने गए 160, क्योंकि उसमें जो 21 थे, मतलब 139 से 160 के बीच में 21 का जो गैप है, वो 21 क्षेत्र ऐसे थे जो बहुसदस्यीय थे, मतलब एक ही सीट से दो दो जगह से, मतलब दो दो व्यक्ति एक ही जगह से लिए गए थे, एक ही निर्वाचन सीट से लिए गए थे। आपने देखा होगा, अपने जोधपुर की बात करें तो जोधपुर से है, या फिर अजमेर से है, या जालोर से हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां से दो लिए गए, या फिर जयपुर से हैं। इसी प्रकार अब वर्तमान में ऐसी प्रक्रिया नहीं है, अब ये पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है। अब एक निर्वाचन क्षेत्र से एक सीट या एक उम्मीदवार तय है, लेकिन समानुपातिक मतदान प्रणाली में ऐसा तय नहीं। हमारे देश में तो अभी भी ऐसा ही है, लेकिन हमारे देश में समानुपातिक मतदान प्रणाली है वो तीसरे स्तर की प्रणाली है। अब ये तो हमने ये बात कर रखी है हमने इजराइल के बारे में, अब इससे आगे के बारे में हम बात करेंगे अभी आगे। देखिए, तो अब तो ये तो हो गया है तो अंतर अपना, ठीक है। अगर आपको पूछ ले इनमें क्या क्या अंतर है, तो ये इनमें अंतर है कि भाई ये पार्टी को वोट देंगे। अभी हम उदाहरण के तौर पर समझेंगे एक पार्टी को वोट है किस प्रकार दिया जाएगा और कैसे देते हैं। अब हम इजराइल की चुनाव प्रणाली पहले पढ़ते हैं, और उनके बाद पढ़ेंगे अपन भारत का एक और उदाहरण देंगे, जैसे तमिलनाडु है या राजस्थान का ले लेंगे या किसी और का ले लेंगे।
देखिए साथियों, अब इजराइल या नीदरलैंड, इजराइल और नीदरलैंड में क्या है, समानुपातिक मतदान प्रणाली तो है, समानुपातिक मतदान प्रणाली, ठीक है। इसके साथ ही इसमें क्या किया जाता है, पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है, एक निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या होता है, प्रत्येक पार्टी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करती है, सूची जारी करती है, तीसरा, मतदाता पार्टियों को वोट देते हैं, ठीक है। और सुनना, और जिस पार्टी को सर्वाधिक वोट प्राप्त हुए, जिस पार्टी को सर्वाधिक वोट या जितने प्रतिशत वोट प्राप्त हुए उसे उतने प्रतिशत उसके उतने प्रतिशत उम्मीदवारों का चयन हो जाएगा, उम्मीदवारों को नेसेट में भेजा जाएगा, याद रखना, एक और नेसेट में भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा, नेसेट में। यहाँ नेसेट क्या है, नेसेट है संसद है, जैसे कि भारत की संसद को कहा जाता है संसद ही भारत में, अमेरिका में कहा जाता है कांग्रेस, याद रखना इनको, कांग्रेस, ब्रिटेन में या इंग्लैंड में कहा जाता है पार्लियामेंट, जापान में ड्यूमा, और उसी प्रकार इजराइल में क्या कहा जाता है, इसे इजराइल में संसद को कहा जाता है नेसेट। अब साथियों, आपको याद रखने योग्य ये भी प्रश्न यहाँ से भी हो सकता है, पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा था आरपीएससी ने, प्रश्न ये पूछा था कि वहां पूछे थे राज्यसभा को, मतलब उच्च सदन के बारे में पूछा था, भारत के उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है, अमेरिका के उच्च सदन को क्या कहा जाता है, सीनेट कहा जाता है। उसी प्रकार एक ब्रिटेन का दिया था, इसके उच्च सदन को ये कहा जाता है, जैसे कि हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स है लोकसभा वहां की, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वहां की राज्यसभा। तो इन तीनों में से उसमें एक ऑप्शन दे रखा था गलत, पूछा तो था राज्यसभा के बारे में, और एक ऑप्शन दे रखा था उसमें मतलब लोकसभा का, कि ये है लोकसभा दे रखा था, कहा गया था कि ये इसकी मतलब उच्च सदन है। तो इस प्रकार हो सकता है अगली बार प्रश्न बने तो ये पूछ लें कि भारत में संसद को संसद कहा जाता है कि निम्न में से संसद के बारे में शब्द प्रयुक्त होते हैं निम्न देशों में, भारत में संसद, अमेरिका में कांग्रेस, ब्रिटेन में पार्लियामेंट, जापान में वो ये दे दे कि जापान में नेसेट और इजराइल में ड्यूमा, तो कौन सा गलत होगा, या फिर ये दे सकता है कि जापान में नेसेट दे दिया, तो फिर हमें सही क्या करना है कि इजराइल में है नेसेट और जापान में है ड्यूमा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, एक तो बात ये। अब देखो यहाँ नेसेट शब्द आया इसलिए मेरा दायित्व था समझाने का। अब देखिए, तो उनके उतने प्रतिशत उम्मीदवारों को नेसेट में भेजा जाएगा, मतलब संसद भवन में भेज दिया जाएगा उनको। अगली बात, यहाँ किसी भी पार्टी को अगर छोटा भी दल है, उस पार्टी को कम से कम मत मिलने चाहिए, कम से कम मत 3.25% मिलने चाहिए। अगर किसी पार्टी को 3.25% से कम मत मिलते हैं, इसका मतलब उस पार्टी की भागीदारी नहीं रहेगी। तो इसे हम क्या समझ सकते हैं, इसे हम ये समझ सकते हैं
कि इजराइल में या समानुपातिक मतदान प्रणाली में सभी समुदायों को, चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, सभी व्यक्तियों के मत का मूल्य तय होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्यहीन नहीं हो सकता। वहां हमारे देश में अभी हमने बात की थी, जैसे सीपी जोशी को इतने वोट मिले लेकिन एक वोट से हार गए, तो इनका मतलब उनके मत का कोई मूल्य ही नहीं रहा, मतलब वे हार गए तो इसका मतलब 5 साल उनके हाथों से निकल गए। ऐसा का ऐसा इनके साथ भी हुआ। और लेकिन यहाँ क्या होता है, पार्टियों में उनका विपरीत होता है। यहाँ होता है कि अगर मान लो कि चाहे एक पार्टी को 15% मत मिले, और मान लो टोटल 100 कैंडिडेट है, एक पार्टी को 45%, एक को 15%, एक को 25%, और एक को मान लो 7%, या एक किसी पार्टी को कल्पना कर लेते हैं यहाँ कि 2.5%, तो ये तो हो जाएगा बिल्कुल खारिज, इसका तो कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि सीधा लिखा है वहां के संविधान में कि 3.25% से कम किसी पार्टी को अगर मत मिलते हैं तो इसका मतलब वो शामिल नहीं होगा, खारिज हो जाएगा। 45 तो 100 में से 45 सीटें इसे मिल जाएगी, 15 तो 15 सीटें इसे मिल जाएगी, और 25 तो 25 सीटें इसे मिल जाएगी, 7 तो 7 सीटें इसे मिल जाएगी। इस प्रकार और भी शेष अन्य है तो हो सकता है अन्यों को भी बाकी वाली सीटें मिल जाए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है याद रखने की समानुपातिक मतदान प्रणाली में, मतलब इजराइल की प्रणाली। हम यहाँ कल्पना करके देख लिया, मान लो कल्पना ही कर लेते हैं कि ये ए है, ए नाम की पार्टी है, ये बी की है, ये सी, और ये डी है, और ये ई है, ठीक है। तो ई को 2.5 मिले, इसका मतलब 3.23%, 2.5-10% से कम मिला, ये खारिज हो गया। ए को 45, तो सबसे अधिक सीटें किसको होगी, ए को होगी। बी को 15, तो 15 सीटें उनको मिल जाएगी। अब देखिए इनमें समस्या क्या है, पहले इनकी अच्छाइयां पढ़ेंगे और बाद में इनकी बुराइयां पढ़ेंगे। देखो अच्छाइयाँ क्या है, अच्छाइयाँ तो ये है कि चाहे अमीर वर्ग हो, चाहे गरीब वर्ग हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे बहुसंख्यक हो, प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक नागरिक का मत का मूल्य यहाँ मिल जाता, मतलब वैल्यू हो जाती है यहाँ। कैसे कि अगर यहाँ पर क्या होता है कि पार्टी को चुनाव देते हैं, वे पार्टी को मत देते हैं, तो उनका मत तो स्वतः ही ऐसे तो निकलता ही नहीं है। पार्टी को मत दिया ज्यों ही, और मान लो पार्टी को कितने 45% सीटें मिली, तो 45% मत मिले, तो पार्टी की 45% सीटें हो जाएगी। एक तो ये है कि सभी वर्गों को या सभी दलों को भागीदारी, समान भागीदारी मिलती है जैसा वहां चाहते हैं। नंबर एक ये फायदा है। नंबर दो, इसमें अल्पसंख्यकों को भी फायदा है क्योंकि वे भी अपनी मांगों को रख सकते हैं, अपनी मांगों को ऊपर उठा सकते हैं। दो, ये तो इनके फायदे हैं। अब इनके मतलब नुकसान क्या क्या है, या आलोचना करने वाले लोग क्या कहते हैं। ये है कि इसका एक समानुपातिक मतदान प्रणाली है। इसमें नंबर एक पहली चीज, अगर किसी देश में जैसे भारत जैसे उपमहाद्वीप में इतनी जनसंख्या है, 131 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, 131 करोड़ जनसंख्या वाले देश में समानुपातिक मतदान प्रणाली से चुनाव करवाना या इनके जरिए चुनाव करवाना पहली बात तो संभव ही नहीं है। ये संभव है वो छोटे देशों में जिसकी जनसंख्या कम हो, जिनका क्षेत्रफल कम हो। हम हिंदुस्तान को मान लो एक ही चुनावी क्षेत्र में बांट दें तो क्या ये संभव हो पाएगा, हमें नहीं लगता कि ऐसा संभव हो पाएगा। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात इनकी आलोचना करने वाले ये कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि गठबंधन की सरकार बनती है। देख लीजिए इतने दल है, ये दल वापस क्या करेंगे, मिलकर सरकार बनाएंगे, और मिलकर सरकार हो सकता चलना संभव भी हो और न भी हो। हम देखते आ रहे हैं 1989 में हमारे देश में हुआ था गठबंधन की सरकार, ठीक से नहीं चल पाई। 1991 में पुनः हुए थे चुनाव, 5 वर्ष चल गई थी पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में, ये हम कह सकते हैं। उसके बाद 1996 में चुनाव, 1998 में चुनाव, जितनी बार भी सरकारें बनी, कहने का मतलब उठपटांग सरकारें गिरती रही, कोई भी सरकार ठीक तरीके से काम नहीं कर पाई, ठीक तरीके से अपना बात नहीं रख सकी। तो ये है अपने इजराइल और नीदरलैंड। तो इजराइल और नीदरलैंड में तो पूरे चुनाव क्षेत्र को क्या, पूरे देश को क्या एक निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया। अब दूसरी बात आती है, वो बात आती है अपनी, अब हम समानुपातिक मतदान प्रणाली का दूसरा रूप ले रहे हैं, और दूसरा रूप किसमें है, वो दूसरा रूप है अपने, मैं सीधे ही ले लेता हूं कि ये तो पहला रूप, पहला, और दूसरा रूप किसमें है, वो है अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना, ठीक है, टीना और पुर्तगाल। अर्जेंटीना और पुर्तगाल में क्या है, अर्जेंटीना और पुर्तगाल में दोनों क्षेत्रों को, मतलब पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र में नहीं बांटा गया, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है।
और फिर वहां चुनाव होते हैं, वही पार्टियों को मत दिए जाते हैं। और लेकिन तीसरी प्रणाली हमारे देश में है। हमारे देश को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया, लेकिन हमारे देश में किसी भी पार्टी को कोई भी उम्मीदवार है या कोई भी नागरिक है या कोई भी यहाँ का व्यक्ति है, भारत का नागरिक है, वो 18 वर्ष का हो चाहे कितने ही वर्ष का हो, वो किसी भी पार्टी को मत नहीं देगा, वो उम्मीदवार को ही मत देता है। देखो, तो एक इसमें ये फायदा हो गया कि अगर हमारे हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति अपने उम्मीदवार को मत देता है, तो अगर कोई उम्मीदवार गलत काम करता है या विकास नहीं कर पाता, तो वो जिम्मेदार तो उसे ठहरा सकता है कि भाई आपने ये काम नहीं किया, इसलिए इसके जिम्मेदार आप हो। समानुपातिक में इजराइल या नीदरलैंड में तो उसे किसे जिम्मेदार ठहराएं, क्योंकि उनके सामने कोई निश्चित उम्मीदवार ही नहीं है कि हमारा उम्मीदवार ये होगा, कि हमने ये पार्ट इस क्षेत्र का ये उम्मीदवार होगा, ये वहां पर तय नहीं है, संभव नहीं। हालांकि छोटे देशों में सभी दलों को समान प्रतिनिधित्व देने के लिए समानुपातिक मतदान प्रणाली उपयुक्त है, लेकिन हमारे देश में बात की जा रही है कि समानुपातिक मतदान प्रणाली होनी चाहिए। चुनाव आयोग को अगर सुधार करने हैं तो इनके क्षेत्र में भी कदम उठाने चाहिए, लेकिन अमूमन हम सब सोचते हैं या हम सबका विचार यही है कि इतने विशाल जनसंख्या वाले देश में, मतलब इस महाकुंभ में ऐसा संभव नहीं हो पाएगा कि समानुपातिक के जरिए हम चुनाव करवा सके। एक तो ये बात है, ठीक है। अब ये तो है चुनाव प्रणाली, भारत की चुनाव प्रणाली और बाकी वाले देशों की चुनाव प्रणाली, ये चुनाव प्रणाली हो गई। अब चुनाव आयोग के पास और क्या क्या कार्य है, चुनाव आयोग और क्या क्या करता है, आज हम एक और बात करेंगे आरक्षण के बारे में। और आरक्षण के बारे में बात करते हुए फिर हम अपनी बात को आज यहीं समाप्त करेंगे। अगले वाले एपिसोड को कुछ समय के लिए इंतजार करिए, हाँ आगे बहुत ही जल्दी आएगा। इससे पहले हम आरक्षण के बारे में पढ़ लेते हैं। आपको पता होगा साथियों कि 2019 के एंड में एक संविधान संशोधन हुआ था, और वो संविधान संशोधन था 104वां संविधान संशोधन। वो कहीं न कहीं आरक्षण को लेकर ही था पूरे देश में। आपको पता होगा उसी समय नई एक सेना उभरी थी, क्या नाम, भीम सेना हो सकता है, मतलब डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से उनको सम्मान देने के लिए जितने भी SC ST के जितने भी लोग, उन सब ने आंदोलन किया था। बात आ रही थी, हालांकि सरकार ने कोई ऐसी औपचारिक निर्णय नहीं दिया था कि भाई आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लेकिन विरोध या विद्रोह सब जगह हुए। आप मेरी इन बातों को मैं और कह रहा हूँ आपसे कि हम केवल और केवल समझने के तरीके से ये ले रहे हैं, ना कि किसी बवाल के तरीके से या राजनीतिक विचारधारा से ले रहे हैं। हम केवल और केवल इस बात को समझ रहे हैं कि वास्तविकता में हमें किस क्षेत्र में जाना है और किस क्षेत्र में नहीं जाना है, वास्तविक आरक्षण क्या है। देखिए, आरक्षण, पूरी बात तो हम आरक्षण के बारे में आज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आरक्षण के बारे में लंबी बातें चलेगी, तो इतना तो संभव नहीं है। हम आज निर्वाचन आयोग के बारे में, कि निर्वाचन आयोग से क्या है भूमिका, या निर्वाचन क्षेत्र और निर्वाचन आयोग। ठीक है, अब देखिए, भारत में ये व्यवस्था की गई है कि राजनीति के आधार पर आरक्षण दिया गया है, राजनीति के आधार पर आरक्षण, और ये आरक्षण दिया गया है आर्टिकल 330, 332। ठीक है, एक आर्टिकल और है इसके साथ ही 331, इसके साथ ही याद कर लेना 333, और एक इसके साथ 334। ये 4-5 आर्टिकल हम अभी देखेंगे कि ये क्या है क्या नहीं है। इसके साथ ही एक और बात करेंगे हम परिसीमन की। परिसीमन आयोग क्या है, परिसीमन आयोग ये क्या काम करता है क्या नहीं करता है, गौर कीजिएगा साथियों थोड़ा। अनुच्छेद 330 ये कहता है कि लोकसभा में आरक्षित सीटें होगी, लोकसभा में आरक्षित सीटें, ठीक है। दूसरा, आर्टिकल 31, 331 कह रहा था राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, आंग्ल भारतीय मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा, और कौन, आंग्ल भारतीयों को, आंग्ल भारतीय कितने, 2, ये भी याद रखना। आर्टिकल 332, आर्टिकल 332 में विधानसभाओं में SC व ST की आरक्षित सीटें, ठीक है। और आर्टिकल 333 विधानसभा में
सभाओं में राज्यपाल द्वारा एक आंग्ल भारतीय की नियुक्ति मनोनीत कर सकता था, राज्यपाल कर सकता था, है नहीं था। और आर्टिकल 34 कितने समय तक आपको पता होगा साथियों, जिस समय मूल संविधान बन रहा था उस समय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि एससी और एसटी है, इस समाज को पहले से ही हीन दृष्टि से देखा जा रहा था, लेकिन अब कुछ ऐसा करें कि इस समाज के मन में, जैसे कि जो ही आपको पता होगा कि हमारे देश में आदिवासी महिला पहली बार महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदया बनी, द्रौपदी मुर्मू जी। तो जो ही बनी थी, तो बनने के तुरंत बाद स्टेटसों पर या स्थितियों पर बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे। आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था जिस दिन एक आदिवासी मूल की महिला या आदिवासी मूल का कोई भी अगर देश की सर्वोच्च पद पर अर्थात राष्ट्रपति बन जाती है, उस दिन आरक्षण भारत मुक्त हो जाना चाहिए। खैर ये बात थी उस समय की, लेकिन ये संभव कहाँ तक है, कहाँ तक नहीं है, इससे हम बच के रहेंगे अभी, क्योंकि ये मामला है, मुद्दा है, इसके संदर्भ में भी हमें विचार करना चाहिए, सोचने और समझने की अलग से समय भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये लंबी विचारधारा है। अगर मैं सीधे तरीके से खुले तौर पर अगर कह दूं आरक्षण भारत मुक्त हो जाए, तो मेरे कुछ साथी ऐसे होंगे जिनको मेरे बारे में या मेरे प्रति विरोध उत्पन्न होगा या द्वेष पैदा होगा। अगर मैं ये कह दूं आरक्षण मुक्त नहीं होना चाहिए, तो भी द्वेष पैदा होगा। लेकिन हमें ठीक से समझना है इनके बारे में, क्योंकि कोई भी चीज होती है जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक तो हमें समझ में आना संभव नहीं है। तो यहाँ पहले लिखा था 10 वर्ष तक अगर हो जाए, इनके समान दर्जा मिल जाए हर एक क्षेत्र में, तो 10 वर्ष के बाद आरक्षण को समाप्त किया जा सकता है। कौन सा आरक्षण? राजनीति के क्षेत्र में आरक्षित सीटों वाला आरक्षण, चुनाव वाला जो आरक्षण है वो। और अगर 10 वर्ष के बाद तक भी स्थितियां सामान्य नहीं होती है, तो आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमें आगे बढ़ाने वाली बात का अनुसरण करते हुए लगभग इसे 10 वर्ष की बजाय 80 वर्ष कर लिया है। कितने वर्ष कर लिया है? 80 वर्ष। और 80 वर्ष कब किया? 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन कब हुआ साथियों? दिसंबर 2019 में हुआ, दिसंबर 2019 में। और इसमें बात क्या की गई? इसमें बात की गई थी कि हम आरक्षण की अवधि को कब तक आगे बढ़ा सकते हैं। हम आरक्षण की अवधि को आगे बढ़ाते हैं वो 25 जनवरी 2030 तक। 2030 तक आरक्षण की अवधि को क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ा रहे हैं। और उसके साथ ही याद रखना, आर्टिकल 331 331 और 333 333, इन दोनों को क्या किया गया? निष्प्रभावी किया गया, क्योंकि अब सरकार ने कहा आंग्ल भारतीयों की कोई हमारे देश में आवश्यकता नहीं है, इनको मनोनयन के बारे में विचार अभी करने योग्य नहीं है। इसलिए इन दोनों अनुच्छेदों को भी समाप्त कर दिया कि ना तो राज्यपाल कोई राज्यसभा में ऐसा नियुक्त कर सकता है और मनोनीत कर सकता है, और न ही राष्ट्रपति के साथ। तो अभी वर्तमान में जो हमारे है 543 सदस्य ही है, 545 थे पहले, अब नहीं है, अधिकतम 552 हो सकते हैं, ये संभव है। लेकिन ये जो 2 हटाए गए तो हो सकता है अभी जो 2 माइनस हो गए तो 550 तक भी बात रुक सकती है, और ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरी प्रकार राज्यसभा में 250 होती है। अब देखो, तो लोकसभा की बात कर रहे हैं हम यहाँ, तो लोकसभा में एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है और एसटी के लिए कितनी है? एससी के लिए 84 सीटें, महत्वपूर्ण है, बहुत चीजें याद रखना। और एसटी के लिए है 47 सीटें। बहुत बार छोटी छोटी परीक्षाओं में या कंपटीशन परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है। आरपीएससी जैसे आरपीपीएससी जैसे, मतलब अपने जो आरपीएससी है या यूपीपीएससी है, उनमें भी प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रश्न पूछा गया है। तो ये भी थोड़ा याद रखना कि एससी की जो आरक्षित सीटें हैं वो कितनी है? 84 सीटें हैं, और एसटी की है वो 47 सीटें। अब देखिए, पहले था अंग्रेजों के समय हमारे देश में पृथक निर्वाचन प्रणाली थी। पृथक निर्वाचन प्रणाली, पृथक निर्वाचन प्रणाली पहले थी, अब है संयुक्त निर्वाचन प्रणाली। कैसी प्रणाली? संयुक्त निर्वाचन प्रणाली। पृथक निर्वाचन प्रणाली में क्या था साथियों? पृथक निर्वाचन प्रणाली में था, वो था आपके कि
अगर मान लो किसी विशेष समुदाय है, जैसे मुसलमानों के लिए अंग्रेजों ने 1919 में पृथक निर्वाचन 1909 के अधिनियम में पहली बार पृथक कर ली थी। 1919 में इसको और बढ़ाया गया। पहली बार पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात आती है तो 1909 में मार्लेमेंटो अधिनियम है। फिर 1919 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में इसे और बढ़ाया गया था। ठीक है, तो उसमें क्या है कि एक जाति वाले लोग किसी अपने ही जाति के कैंडिडेट को क्या दे सकते हैं, मतलब मत दे सकते हैं। लेकिन हमारे देश में जो संविधान बना रहे थे या जो इनके बारे में बात कर रहे थे, उन संविधान नेताओं ने या संविधान निर्माताओं ने उनकी अच्छी सोच-बूझ के कारण उन्होंने पृथक निर्वाचन प्रणाली हमारे देश के संविधान से हटा ली और उन्होंने कहा कि कैसी प्रणाली होनी चाहिए, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली सबको दी जा सकते हैं, लेकिन उनके लिए आरक्षित सीटें तय करनी है। और जो आरक्षित सीटें तय करता है वो कौन करता है, परिसीमन। किसी किस क्षेत्र को आरक्षण दिया, मतलब किस क्षेत्र की सीट आरक्षण नियुक्त की जाती है या आरक्षित नियुक्त की जाती है, तो सीटों का या आरक्षित सीटों का चयन आरक्षित सीटों का चयन कौन करता है, परिसीमन आयोग करता है। परिसीमन आयोग की बात है 82 में लिखी गई है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 82, उसमें लिखा गया है परिसीमन आयोग के बारे में। और परिसीमन आयोग की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति नियुक्ति मतलब परिसीमन आयोग की, और ये मुख्य निर्वाचन आयोग की सलाह से करता है। और इसके साथ ही एक और बात इसकी याद करनी है, ये चुनाव आयोग के साथ ही रहकर क्या करता है, काम करता है, उनकी सहायता करवाता है। और निर्वाचन क्षेत्रों को कहाँ कर उनका सीमांकन कहाँ तक करना है, ये भी परिसीमन आयोग ही करता है। ठीक है, ये तो आपको परिसीमन के बारे में ध्यान रखना है। 1952 में पहले आम चुनाव हुए थे, उस समय परिसीमन आयोग का गठन पहले नहीं किया गया था, बाद में किया गया। राष्ट्रपति ने जो निर्वाचन क्षेत्र तय किए थे वो तय कर लिए थे, लेकिन 1952 में परिसीमन अधिनियम में आया था और उस अधिनियम के जरिए परिसीमन आयोग की क्या बात रखी गई। अब ये तो है एससी और एसटी। अब क्या बाकी वालों को भी आरक्षण दिया गया है? अब देखिए, महिलाओं को ना तो राज्य विधानसभाओं में आरक्षण है और न ही लोकसभा में आरक्षण। महिलाओं को कहा जाता है कि 3% या 33%, तीन क्या माफ कीजिए 33% या 1/3 आरक्षण दिया जाए, 1/3 या फिर 1/3, और 1/3 आरक्षण की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक संभव संविधान में दिया नहीं गया है। याद करना, स्थानीय सरकारें हैं जो अपने स्थानीय स्वशासन, तो स्थानीय स्वशासन में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है। 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, हालांकि इसमें नहीं दिया गया है, फिर भी सीटें दी गई है। वर्तमान में लमसम मैं कहीं पढ़ रहा था तो कुछ अभी तक मेरे ख्याल से इतना ही है, 6-7% के आसपास ही महिलाएं अपनी भूमिका निभा पा रही है, इससे ज्यादा नहीं। अगर और 15वीं राजस्थान विधानसभा की बात करें, अभी जो 2018 के एंड में चुनाव हुए थे या 19 के लगते ही चुनाव हुए थे, या हाँ 18 एंड में ही चुनाव हुए थे, तो उस समय राजस्थान की सरकार में अगर कोई महिलाओं का निर्वाचन हुआ तो 25 महिलाएं चुनाव जीत के आई थी। वर्तमान में 25, मतलब आपको पूछ रहे 15वीं लोकसभा में माफ कीजिए 15वीं राजस्थान राज्य विधानसभा में कितनी महिला निर्वाचित होकर आई थी, तो 25 विधान। तो कहने का मतलब 200 में 25। हालांकि ये माना जाए तो ये संभव हो सकता है 1/3 है, लेकिन ये संविधान में नहीं लिखा गया है कि 1/3 होना चाहिए। और संविधान में कहाँ लिखा गया है, वो लिखा गया है 73वां और 74वां संविधान संशोधन, आर्टिकल 243। ये याद रखना, आर्टिकल 243 में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। अब रही बात मुस्लिमों की, क्या मुस्लिमों को भी आरक्षण है? मुस्लिमों को आरक्षण नहीं है। मुस्लिमों को हमारे देश में आरक्षण नहीं दिया गया है। अल्पसंख्यकों अलग अन्य क्षेत्र में दिया जा सकता है। यहाँ एक बात करेंगे, जिस समय आरक्षण मुस्लिमों के आरक्षण के बारे में बात की जा रही थी, तो उस समय एक मुस्लिम महिला थी, उन्होंने कहा था कि भाई पहले अंग्रेजों ने हमारे साथ हमें अलग करके अत्याचार किया है या पृथक निर्वाचन प्रणाली करके हमें अलग बताया है, तो मैं ऐसा नहीं चाहती कि हम आज़ादी या स्वतंत्र भारत में भी आप हमारे साथ ऐसा करें। नजमा हेपतुल्ला नाम करके ऐसी कोई महिला थी, मुझे ठीक ढंग से याद नहीं आ रहा है, लेकिन अनुमान कर रहा हूँ कि यही महिला होगी। उन्होंने कहा था कि भाई हमें और अलग से पेश मत करो, हम आपके साथ रहना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान के, हम सभी एक है, हमें आरक्षण देकर अलग मत करो। और उसी समय आदिवासियों के नेता जयपाल सिंह ने कहा था कि नहीं, हमें तो कुछ अलग से दिया करो, जैसे कि नीति निर्देशक तत्वों में बात आई थी, उस समय मैंने आपसे बात की थी ऐसी। ठीक है, तो ये है आरक्षण वाली बात।
तो आरक्षित सीटें कितनी, एससी के लिए 84 है और एसटी के लिए 47 सीटें हैं, और ये आरक्षण 330, 332 और इसके साथ ही 334 में आरक्षण दे रखा है ये, ठीक है। और इसके साथ ही महिलाओं को 1/3 आरक्षण दे रखा है स्थानीय स्वशासन के क्षेत्रों में, जैसे सरपंच वगैरह है या पंचायत समिति सदस्य वगैरह, प्रधान वगैरह उनमें, और वो भी 73वां और 74वां संविधान संशोधन है। बाकी ना तो लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण मतलब अलग से सीटें आरक्षित है, और ना ही विधानसभाओं में। आपको अगर पूछ ले तो अभी है नहीं, बिल पास पेश किया जा चुका है 2-3 बार, 4 बार, 5 बार भी हो चुका है, मेरे ख्याल से काफी बार हुआ है, स्पष्ट मुझे भी पता नहीं है। और उसमें कभी राज्यसभा से पास होता है, कभी लोकसभा पास नहीं करती, या कभी लोकसभा पास करती है तो राज्यसभा नहीं करती, मामला ऐसा चल रहा है। या फिर लोकसभा भंग हो जाती है तो आगे आने वाली लोकसभाएं ऐसा बिल नहीं लाती है। अभी जैसे मोदी मंत्रिमंडल में ठीक है महिलाओं की स्थिति, लेकिन वो स्थिति नहीं है जो पहले। और अभी धीरे धीरे महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो भी बहुत अच्छा बढ़ रहा है, तो हम भी आखिरकार हम सबकी कल्पना यही है कि महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिले, ताकि हो सकता है कि कोई हमारी भारत की बेटी और कोई कल्पना चावला बनकर उभरे और कुछ अच्छा करे। चलो साथियों, तो आज हमारी काफी बात हो गई लंबी, तो फिर हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मिलते हैं हम बहुत ही जल्द अपने अगले एपिसोड में। आपको अच्छा लगा हो या आपको जो जैसा लगा हो, जरूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करके या टिप्पणी करके वापस बताइएगा। आपके मैसेज और आपकी बातें हमें हमेशा उत्तरोत्तर आगे की ओर बढ़ाएगी, कुछ नया करने का प्रयास करवाएगी, हमसे भी पहले से ज़्यादा मेहनत की और अपेक्षा करवाएगी। तो नमस्कार, चलते हैं, बहुत ही जल्द मिलते हैं वापस अगले एपिसोड में।